अगर कोई ऐसी बात हो या तुम पर हाथ उठाए तो फौरन घर आ जाना। हाँ, बस किसी भी तरह तुम मुझे फोन कर देना। मैं तो सोच रही हूँ कितने जुल्म किए ज़ीशान ने अमान पे। पता नहीं उसे जिंदा कैसे रहने दिया अब तक। दौलत का भूखा इंसान है। सब मेरा किया था, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा, आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुमेरा को ये बात कैसे बताऊं? वो तो मेरी किताब की मुंतजिर है, लेकिन इस किताब को अब उससे छुपाना भी नामुमकिन है। मैं सुमेरा को ये बात समझा नहीं सकता कि नवीन को अपने हाल से तो अलग कर सकता हूं, मगर अपने माजी से नहीं निकाल सकता। आरिफ, वो मैं कहने आई थी कि आलियान का एडमिशन क्यों नहीं करवा देते हम स्कूल में? 3 साल का हो गया है वो। हाँ, कोई आसपास अच्छा स्कूल देख के उसको करवा दो एडमिट। हाँ, है एक स्कूल और बहुत करीब भी है। तुम सुबह जाके उसके एडमिशन की बात कर लो ना। हाँ ठीक है, करा लूंगा। सोचो, हमारा बेटा स्कूल जाएगा, माशाल्लाह। अल्लाह करे जिन हालात में से हम गुजरे हैं उसे ना गुजरना पड़े, इंशाल्लाह। मैं तो सोच रही थी अपने बेटे को एंकर बनाऊंगी, वो मुल्क का मारूफ तरीन एंकर बनेगा। मैं तो सोचा था वो जर्नलिस्ट बनेगा। नहीं, जर्नलिस्ट नहीं, पता नहीं आगे जाके हालात कैसे हैं। लगता है जर्नलिस्ट से दिल भर गया है। जर्नलिस्ट से दिल नहीं भरा, मैं बस हालात से डर गई हूँ। तुम ये सोचो कि जो समाज ज़ीशान शाह जैसे लोगों के हाथों सियासी मोहरा हो, वहां पर एक आम जर्नलिस्ट क्या कर सकता है? एक सहाफी की क्या हैसियत है? नहीं सुमेरा, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है अब भी हमारा माशरा एक इम्तिहान में से गुजर रहा है। नया सूरज तुलू होगा, नए रास्ते खुलेंगे, नई मंजिल की तकमील होगी। तुम सोचती होगी ख्वाबों में रहने वाला इंसान हूं। आजकल के दौर में किस तरह की सोच रखता हूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हकीकत का सफर ख्वाबों से ही शुरू होता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसे शख्स हो जो ख्वाबों को हकीकत में बदलना जानते हो। इन इलेक्शंस के बाद मैं अपनी किताब भी छपा दूंगा। वैसे तुम्हारी किताब अब तक कंप्लीट नहीं हुई, तुम तो कह रहे थे मुकम्मल हो गई। हाँ, मुकम्मल तो हो गई थी, लेकिन अब अमान शाह के आने की वजह से ख्यालात में कुछ तब्दीली आई है। बस वो सारी चेंजेस मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ उसके बाद। वैसे अमान शाह है कहाँ? वो स्टडी में। क्या सोचा जा रहा है अमान शाह? आरिफ साहब, मैं सोच रहा हूँ कि हम कब तक नारे लगाते रहेंगे, और जिनके लिए नारे लगाते हैं वो हमें धोखे में रखते हैं। सब तो नहीं, कुछ लोग अभी भी हैं जो इंसान की फलाह के बारे में सोचते रहते, बस उन्हें रास्ता नहीं मिलता। सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। एक बात अपने ज़हन में रखना मंशा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हारी जान को खतरा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस सब के बाद ज़ीशान शाह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सारे मामलात सीक्रेट रखना। हमें बहुत केयरफुली सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। मौत की फिक्र किसको है? मैं तो बस अपनी रूह पर पड़ा हुआ भारी पत्थर हटाना चाहता हूं। जरूर हटाना, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अपने खानदान के दाग हटाने का एक बेहतरीन रास्ता यही है कि तुम खुद भी एक पार्टी को ज्वाइन करो और इलेक्शन में खड़े हो जाओ। मुल्क की खिदमत करके वो कर्ज चुकाओ जो तुम्हारे बड़ों ने जबरदस्ती लिया है, धोखे से, फरेब से। देखते हैं आरिफ साहब वक्त कहां ले जाता है। फिलहाल तो आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कितने % चांसेस है जीतने के? 100%।
सही कह रहे हैं चौधरी साहब। अब तक हमने जितने भी जलसे किए हैं सर ही सर देखने को मिले हैं। सांप लौट गए दूसरी पार्टियों के सीने पर। अरे अवाम का क्या है, अवाम तो हर जलसे में पहुंच जाती है तफरी करने के लिए, खाने पीने के लिए। अवाम देख कर थोड़ी ये फैसला होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जीशान शाह साहब, हम कौन सा लोगों की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं? लोग तो जमानत होते हैं मकबूलियत की, जीत की जमानत नहीं होते हैं। असल बात तो ये है कि आपके पीछे कौन है, ये चीज मैटर करती है। जब ही तो कह रहे हैं आपसे, आप आंख बंद करके बस पैसा लगाते जाइए, कोई खतरा नहीं है आपको। देखिए 5-6 करोड़ रुपए तक लगाने को तैयार हो गए, लेकिन वापसी वो देख लीजिए किस सूरत में होगी। जैसे चाहें जीशान शाह साहब, आप टेंडर चाहेंगे टेंडर मिल जाएंगे, कैश चाहेंगे कैश मिल जाएंगे, बाहर के अकाउंट में पैसे चाहेंगे तो डॉलर्स मिल जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल में आप टेंडर से ज्यादा कमाएंगे, उसके ऊपर फिर जितना चाहे कमा लीजिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना भूल गया, वो मुश्तबा पार्टी ने तो आपसे दोबारा रब्ता नहीं किया? किया था उन्होंने रब्ता मुझसे, चाह रहे थे कि दोबारा हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, लेकिन मैंने उनकी पेशकश को रद्द कर दिया। अच्छा किया आप। हमारी कामयाबी में एक ही बारी में आप इतना कमाएंगे जितना माजी में भी नहीं कमाया होगा। ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, एक ही मर्तबा में ठीक ठाक काम हो जाना चाहिए। मैं तो बाहर सेटल हो जाऊंगा, यहाँ अब कौन रहना चाहता है। और वैसे भी अब ये कौन सी रहने की जगह रह गई है? ये तो बस एक कमाई की जगह है, कमाओ और निकलो। लेकिन इंसान है ना हम लोग, जितना मर्जी कमा ले दिल नहीं भरता। मैंने भी बहुत कमाया है लेकिन दिल नहीं भरा। भाई आपके बाबा ने तो राज किया है यहाँ पर, तो आप क्यों नहीं करेंगे? हाँ, बाबा की तो बात ही कुछ और थी। तो फिर हम मुतमईन रहें? बिल्कुल मुतमईन रहें आप। मैं रास्ते में छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। शाह जी, आपके बारे में सब जानते हैं जनाब, आपके साथ चलने का मजा ही कुछ और है। आइए प्लीज। जी आप लोग बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। अरे जी शुक्रिया। ये आरिफ की बीवी है ना? मैंने 1-2 बार देखा है इसे टीवी पर। हाँ देखा तो मैंने भी है। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज प्लीज बैठें बैठें, आप लोग बुजुर्ग हैं। शुक्रिया। मैंने वक़ार उस्मानी साहब से आपका पता लिया। अच्छा, कैसे आना हुआ? नवीन के मुतालिक कुछ बात करनी थी। सुमेरा, ये नवीन के माँ बाप हैं। बेटा, हम माफी चाहते हैं कि हम यूं अचानक आ गए हैं, मगर हम बहुत मजबूरी में आए। जी जी बताइए, क्या बात है? बेटा दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए, हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं। जी कहिए, आपने जो कहना आप कहिए, आप परेशान मत हो। आप तो जानते होंगे कि हमारी बेटी की शादी जीशान शाह से हुई थी। जी जी हमें मालूम है। सॉरी, मैंने आप लोग डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि आओ अमान शाह, बैठो। तुम्हारा यहाँ बैठना बहुत जरूरी है। ये अमान शाह है, जीशान शाह का छोटा भाई। जी, उनका सौतेला भाई। जी हमने वो जीशान शाह के घर में आपको देखा था, मगर आप तो कुछ जहनी बीमार। जी हाँ, लेकिन शुक्र है अब अमान शाह बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत ज़हीन इंसान है। आप प्लीज अपनी बात कहिए, क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था कि वो जीशान शाह जो है वो मेरी बेटी पर बहुत जुल्म कर रहा है। उसे बहुत तकलीफें देता है, उसे मारता भी है। आपकी बेटी कौन? नवीन भाभी? जी भाई, वो बदनसीब हमारी बेटी है। और क्या क्या जुल्म करता है वो? उसको इतना शदीद बुखार है, लेकिन वो उसको आराम नहीं करने देता। 2-4 रोज के लिए वो हमारे पास आ गई, मगर वो
वो जबरदस्ती उसे उठा के ले गया। उसने हमें धमकाया, हमें कहा कि वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा अगर हमने उसके घर के मामलात में दखल अंदाजी की। बेटा, वो हमारी बेटी है, और तो और वो उस पर शक करता है। क्या शक करता है? पता नहीं बेटा क्यों शक करता है वो, हालांकि हमारी बेटी इंतहाई नेक है। आप परेशान ना हो, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं अपने भाई को, वो सब कुछ कर सकता है जिसे आप जुल्म की इंतहा कहते हैं। मैं देखता हूं कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल आप लोग घर जाइए और फिक्र ना करें। ज़ीशान शाह सिर्फ आप लोगों का ही मुजरिम नहीं है, इस पूरे मुल्क का मुजरिम है। उसको अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जी शुक्रिया। मैंने जो आपसे सवालात किए हैं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। इंशाल्लाह आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया। अरे मुझे बचा लो प्लीज। अरे मुझे बचा लो प्लीज प्लीज। अरे मुझे बचा लो। नवीन, नवीन, नवीन। जी शाहजी, आप ये तुम अभी ख्वाब देख रही थी क्या? नहीं, मैंने तो कोई आवाज नहीं दी। नहीं, अभी तुम ख्वाब में किसी का नाम ले रही थी ऊंचे ऊंचे। नहीं शाहजी, मैं नींद में थी, कोई ख्वाब आ गया। वही तो बकवास कर रहा हूं मैं। सोते हुए तुम कह रही थी अरे बचा लो, अरे बचा लो। अपने पुराने आशिक को याद कर रही थी तुम। अब जा चुकी हो ना, अब पुकारो उसको, अब लो उसका नाम। नहीं शाहजी, ऐसा कुछ नहीं है। और ख्वाब पे इख्तियार थोड़ी है लोगों का। ख्वाब पे इख्तियार नहीं होता, लेकिन सोचों पे इख्तियार होता है। और जो इंसान सोचता है वही वो ख्वाब में देखता है। बड़ा शौक है ना तुम्हें उस कमरे में जाने का, उस कमरे में देखने का कि उस कमरे में क्या है। आओ। नहीं आओ, नहीं शाहजी। आओ, देखना चाहती हो इस कमरे में क्या है? शाहजी नहीं, प्लीज नहीं। शाहजी प्लीज नहीं, नहीं प्लीज 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 शाहजी। बड़ा शौक था ना इस कमरे में आने का? बहुत पसंद है ये कमरा। अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। खाना मिलेगा और किसी चीज पे कोई पाबंदी नहीं। जब चाहो, जिस वक्त चाहो, जिसको चाहो, सोते में, जगते में, याद करो, बाहर में जाओ। प्लीज प्लीज शाहजी, प्लीज मुझे नहीं बंद करो। प्लीज प्लीज कॉलेज शाहजी, प्लीज मैं मर जाऊंगी। प्लीज प्लीज कॉलो प्लीज। नहीं प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज प्लीज नहीं, मुझे नहीं, प्लीज प्लीज कोई खोल दो। क्या बात है सुमेरा, तुमने सुना नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? तुम सो जाओ जाके ना आराम से, मुझे नींद आएगी, मैं आ जाऊंगी।
क्या हुआ है? कहीं तुमने नवीन के माँ बाप के आने का बुरा तो नहीं मना लिया? मैं क्यों बुरा बनाने लगी? तुम पूरे जमाने के लिए लड़ाई लड़ते हो, उनके लिए खास तौर पे तुम्हें मना क्यों करूंगी मैं? तुम जानती तो हो सुमेरा, वो लोग बहुत मजबूरी में आए थे। उनकी बेटी बहुत मुश्किल में है। ये तो मैं समझ गई हूं कि उनकी बेटी क्यों मुश्किल में है और जीशान शाह उस पर क्यों इल्जाम लगा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा सुमेरा? तुम हर बात को घुमा फिरा के मेरे और नवीन पे क्यों ले आती हो? बात जहां से शुरू होती है घूम फिर कर वहीं आ जाती है। क्या तुम उसे उसकी शादी से पहले पसंद करते थे या वो तुम्हें पसंद करती थी? हिम्मत है अगर सुनने की तो फिर सुनो। हाँ, मैं उसे पसंद करता था, वो भी शायद मुझे पसंद करती थी, लेकिन हमने कभी इज़हार मोहब्बत नहीं किया। अपनी ख्वाहिशों को तपक तपक के सुलाते रहे कि किसी दिन हमारे हिस्से का भी उजाला आएगा और हम दोनों एक दूसरे से इजहार कर लेंगे। नवीन तो अगर तुम्हें दिल से चाहती थी तो वो शादी के लिए मना कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने शादी कर ली। एक तरफ तुम थे और दूसरी तरफ जीशान शाह, असर रसूख रखने वाला शख्स। उसने उसका इंतखाब कर लिया। तुम्हें नवीन के माँ बाप बता चुके कि उन्होंने जबरदस्ती उसको मनवाया। फिर उन्हीं दिनों में मुझे तुम्हारा भी पता चला कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपना ली और नवीन के रास्ते से हट गया। फिर हमने दोबारा कभी मिलने की कोशिश नहीं की। तो फिर जीशान शाह अब तुम्हें क्यों निशाना बना रहा है? क्या तुम नहीं जानती जीशान शाह मेरा कब से दुश्मन है? आज हालात ने मुझे और नवीन को अमान शाह की वजह से इकट्ठा खड़ा कर दिया है। मगर यह एक इत्तेफाक है सुमेरा, सिर्फ इत्तेफाक। और कुछ तो नहीं रह गया बाकी? और कुछ कहना है वो भी कह दो। नहीं। साहब जी, वकार उस्मानी साहब आए। क्या कहा है? जी, मैंने तो कहा कि आप घर पर मौजूद हैं। अहमक हो तुम, जब कोई आया करे तो पहले पूछ लिया करो। जाओ बुलाओ। जी साहब जी। कैसे हैं वकार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म कीजिए, कैसे आज हमारे घर की तरफ निकल आया? क्या बताएं, तहकीक का काम है, लिखने पढ़ने में वक्त ही नहीं मिलता। आज खास तौर से आपकी तरफ आया हूँ एक खास मकसद से। हालांकि मैं जानता हूँ कि आप इलेक्शन की इंतखाबी सरगर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, वो कुछ दोस्त अहबाब हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं। जानता हूँ जनाब, आपकी सपोर्ट से कई लोग मिनिस्टर बन चुके हैं। आप तो लिटरेचर के लोग हैं, बादशाह लोग। ना कुर्सी की ख्वाहिश है, ना उसके छिन जाने का डर, ना दौलत की तमन्ना। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? शाह जी, आप जल्दी से नवीन साहिबा को बुलवा दीजिए, सरप्राइज देना है उन्हें। कैसे सरप्राइज? इतनी अहम बात आपको मालूम नहीं? नहीं, बताइए। शाह जी, नवीन साहिबा की सालगिरह है, एक गिफ्ट भी देना है, आप जल्दी बुलवाइए उन्हें। हाँ, बुला लेता मैं। वो बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है उनकी, आराम कर रही है अपने कमरे में। शाह जी, आज उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो, ठीक हो जाएगी। ऐसा सरप्राइज है मेरे पास। नवीन साहबा बहुत अच्छी शायरा हैं और कल से तो आपके घर मुबारकबाद की लाइन लग जाएगी। मैं देखता हूँ, अगर वो आ सकी तो मैं उनको बुलवा लेता हूँ। ठीक है शाह साहब, अगर वो नहीं आ सकी तो कोई बात नहीं, हम वहां चले जाएंगे। वो मेरी बेटियों की तरह है।
जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देखता हूँ। नवीन, 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 वकार उस्मानी आया है मिलने के लिए आपसे। उससे पता चला है कि आपकी बर्थडे है आज गालिबन। मुझे अपने पैदा होने की कोई खुशी नहीं। उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है कि खुशी है या नहीं है। अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए और आके मिलिए उससे, और किसी भी किस्म का कोई शुबा नहीं होना चाहिए उसे, वरना मुझे तो अच्छी तरह से जान गई होंगी ना। मैंने उसको कह दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हैं आप, और यही बात रहनी चाहिए। किसी और बकवास में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अरे आइए, आप इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। मेरा इलाज हो रहा है, आपके आने का शुक्रिया। नवीन मेहर साहबा, अदबी बिरादरी आपको बहुत मिस कर रही है, आपकी शायरी की मुंतज़िर है, लेकिन आप तो मंजर से गायब हो गई। आज आपकी सालगिरह है, मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आया था आपके लिए, और एक बहुत ख़ास गिफ्ट लेके आया हूँ आपके बहुत ख़ास दोस्त की तरफ से। ये लीजिए, आप गिफ्ट देखेंगी तो खुश हो जाएंगे। दोस्त का नाम मैं बाद में बताऊंगा। ये तो कोई किताब लग रही है। अरे ये तो मेरी किताब है, मोहब्बत जीना चाहती है। जी जनाब, कैसा लगा गिफ्ट? इसमें आपकी तमाम तर शायरी है, और किताब छपवाने वाले आपके दोस्त का नाम आरिफ आहद है। तुमने अपनी शायरी का इंतजाम उसके नाम कर दिया? क्यों? वो क्या लगता है तुम्हारा? अरे अरे शाह साहब, बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे घर का मामला है, इसमें मुदाखलत मत कीजिए। आप बहुत इज्जत करता हूँ आपको ये किताब मेरे घर नहीं लानी चाहिए थी। ये किताब वकार साहब की मर्जी से नहीं बल्कि मेरी खुशी से छपी है। एक गैर मर्द तुम्हारी किताब छपाता है और फिर तुम वो किताब उसके नाम कर देती हो। ये क्या तमाशा है? शाह साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आरिफ एक बहुत बावकार साफी है, और नवीन साहिबा भी बहुत अच्छी शायरा हैं। ऐसे लोग गिने चुने होते हैं, फक्र है मुल्क को इन पर। मुझे बहुत दुख हुआ आपके ख्यालात से। मेरी बीवी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शह दे रहे हैं। मैं वकार साहब की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए? मुझे माफी मांगनी चाहिए? दिमाग दोस्त है तुम्हारा? आपके लिए यही मुनासिब है कि आप यहां से चले जाएं। ये हमारा जाती मामला है, हम खुद देख लेंगे। शाह साहब, सिक्कों से खेलते खेलते आपको इंसानों की पहचान नहीं रही है। याद रखिए, इंसान खेल नहीं होते, और उन्हें खेल समझने वाले एक दिन खुद तमाशा बन जाते हैं। बहुत इज्जत करता था तुम्हारी मैंने हमेशा आप कहकर बात की, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। बात करनी पड़ेगी तुम्हारे माँ बाप से, पूछना पड़ेगा उनसे कि ये तमाशा कब से कर रही है उनकी बेटी। खबरदार जो आपने मेरे माँ बाप का नाम लिया। मैं अपने ऊपर कोई भी जुल्म बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं क्या कर सकती? क्या करेगी? क्या कर सकती है? बोलो। मुझे आज इस बात का यकीन हो गया है कि औरत पर जुल्म कर करके आप अपने खानदान को बहुत ही अजीम खानदान समझते हैं ना, बल्कि सच तो यह है कि आपके खानदान की जहनियत एक बहुत ही घटिया जहनियत है जो सिर्फ औरतों पर अपनी बहादुरी दिखाती है।
और ये भी जान गई कि इस घर की दीवारें कितने ही नाहक लोगों के खून से सींची गई होंगी। वही जुबान मिल गई है या उस 2 टके के सहाफी की जुबान बोल रही है तुम? मैं 2 टके की सहाफी की जबान नहीं बोल रही, बल्कि एक मुहिब्बे वतन सहाफी की जबान बोल रही हूँ। और अब बोली हूं तो खामोश नहीं रहूंगी, चाहे आप मुझे कत्ल कर दे या किसी और से करवा दे, जो आपका शायद खानदानी मशगला है। शट अप! बस इससे ज्यादा और बहादुरी नहीं दिखा सकते थे। अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती ना ज़ीशान शाह, तो अपने खानदान पर फख्र करने के बजाय शर्मिंदगी होती तुम्हें। लेकिन शर्मिंदगी भी उन्हीं लोगों को होती है जिनमें थोड़ी सी भी गैरत हो। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। बच्चे की जो पहली तरबियत गाह है वो माँ की गोद होती है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि बच्चे की सलाहियत को जितना ज्यादा उजागर किया जाए इतना ही कम है। जी, हम भी स्कूल पे पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, अपने बच्चे पे पूरी तवज्जो देंगे। वैसे ये आप लोग अच्छा करते हैं। हर बच्चे की नफ्सियात अलग होती है। बेहतर है कि बच्चे की ज़हनी उम्र के हवाले से उसको डील किया जाए। हमारे यहाँ जितनी भी टीचर्स हैं सब क्वालिफाइड है, और वैसे भी हम बच्चों की नफ्सियात के बारे में उन्हें ट्रेनिंग देते रहते हैं। बच्चे की जितनी अच्छी तरबियत होगी, चाहे वो स्कूल से हो या घर से, उतना ही काबिल होगा। जी बिल्कुल। वैसे तो मुझे मालूम है कि आप दोनों मीडिया से हैं। आरिफ साहब के बारे में तो मैंने बहुत शोहरत सुन रखी है, आपने तो पानी के मसाइल हल किए हैं, और इनके भी मैंने 2-3 शोज देखे हैं। आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। जी, काम तो अभी बहुत बाकी है। हमने सोचा पहले बेटे को इल्म की राह पे लगा दें, उसके बाद काम भी करते रहेंगे। आप हमारे स्कूल की तरफ से बेफिक्र रहें। मेरी जितनी भी टीचर्स हैं सब सलाहियत याफ्ता हैं। आपको मायूसी नहीं होगी यहाँ की तालीम से। ठीक है, तो कल से हम अपने बेटे को भेज देते हैं। बेटे के हवाले से सुमेरा ही आपसे इन टच रहेंगी, लेकिन मेरा भी कांटेक्ट नंबर मौजूद है उनके पास। चलो फिर हम काउंटर पे फीस दे देते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। ओके, वेलकम। कैसे बताऊंगी मैं अम्मा अब्बा को कि ज़ीशान शाह ने मुझे तलाक दे दी है। लेकिन अब ज़ीशान शाह की बीवी बनकर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इतना हब्स भी किसी की जिंदगी में ना हो कि वो सांस भी ना ले सके। क्या था मेरा कसूर? जुर्म भी वो करे, जुल्म भी वो करे, और सजावार मैं। मैं पागल, भाभी। अमान शाह, आज जिस मकसद से तुम घर से निकले हो उसे पूरा करके वापस आना। किसी चीज से डरना मत। जो बातें तुम कहना चाहते हो कह देना। आरिफ साहब, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बस आप मुझे प्रेस क्लब पहुंचा दें, सब कुछ कह दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर मुझे अपनी जान पे खेल के तुम्हें प्रेस क्लब पहुंचाना पड़े मैं पहुंचा दूंगा। आपसे एक बात और कहनी थी। हाँ, कहो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ की कब्र जरूर ढूंढिएगा, और मेरी तरफ से एक फूल उनकी कब्र पे रख दीजिएगा। मेरी माँ को फूल बहुत पसंद है। नाज़रीन, एक अहम खबर, ज़ीशान शाह के खानदान के बारे में उनका सुतेला भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आइए देखते हैं। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अमान शाह आप लोगों के लिए अजनबी हूं, लेकिन मैं मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन ज़ीशान शाह का भाई हूं, सौतेला भाई। मेरे बाबा बाबर एहतशाम ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से ज़ीशान शाह और दूसरी बीवी से मैं। मेरे बाबा बहुत जालिम इंसान थे। मेरे बाबा ने अपनी पहली बीवी यानी ज़ीशान शाह की मां को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बातें मैंने बड़ी मां के रिश्तेदारों से सुनी।
बाद में बाबा ने बड़ी माँ को तलाक दे दी। तलाक के बाद बड़ी माँ ने एक स्कूल टीचर से शादी की जिसका नाम अब्दुल रहमान था। बाद में बाबा ने गांव में उन दोनों का कत्ल करवा दिया। गांव में बाबा के डर से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की। फिर बाबा ने मेरी माँ से शादी की। बाबा का ताल्लुक सियासत से था और अपने ज़माने में उन्होंने बहुत करप्शन की। मेरी माँ को बाबा की हराम की कमाई से नफरत थी। इसी बात को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और मेरा पूरा बचपन इन लड़ाइयों का गवाह है। बाबा मेरी माँ को हंटर से मारते थे। एक दिन हंटर से इतना मारा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं माँ का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और जहनी मरीज हो गया। फिर कब और कैसे बाबा का इंतकाल हुआ मैं नहीं जानता, और कब मुझे मेरे सौतेले भाई जीशान शाह ने मुझे सहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल कराया ये भी नहीं जानता। हेलो। जी जी हमदानी साहब, बताइए कैसे याद किया? हाँ देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। बकवास कर रहा है ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है सब कुछ। हमारे इमेज को बर्बाद करना चाहता है, हमारी रेपुटेशन खराब करना चाहता है। नहीं कोई इसमें वो। फिर मुझे जनाब आरिफ साहब ने ढूंढा और इलाज कराया मेरा। जब मैं जहनी तौर पे कुछ बेहतर हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे सौतेले भाई जीशान शाह ने मुझे दानिस्ता तौर पे पागल रखना चाहा, उस दौलत की वजह से जो मेरे बाबा ने हम दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी थी। ये सब उन्होंने इसलिए किया कि मैं अपना हक ना मांग सकूं। हालांकि मैं जानता था कि जीशान शाह एक करप्ट आदमी है। वो सियासतदानों पे पैसा लगाते और उनके जीतने के बाद उनसे टेंडर हासिल करते, करोड़ों कमाते हैं इस तरह। और जब टेंडर मुकम्मल हो जाता है तो उसमें बेईमानी करते, अपनी दौलत में इजाफा कर रहे, दौलत बढ़ा रहे। आरिफ साहब ने इस बारे में जो कुछ लिखा और जो कुछ बताया वो सब सच है। मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि मेरे भाई जीशान शाह के बारे में मालूमात की जाए। उन्होंने बाबा की तरह करप्शन की, इस मुल्क और कौम का पैसा लूटा, और उनसे पूछा जाए कि मेरी माँ की कब्र किधर है, ताकि मैं वहां जाके 2 आंसू बहा सकूं। मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि बाबा का और जीशान शाह का कमाया हुआ काला धन इस कौम की अमानत है। उसके बारे में छानबीन की जाए और उनसे ये पैसा छीन कर इस मुल्क के खजाने में वापस लाया जाए। शुक्रिया। अभी अगले 2 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होता है देख लेना, और फिर कल क्या होगा वो भी देख लेना। तुम्हारा भाई अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आरिफ साहब, आपकी सोच और फिक्र के हम कायल हैं। समझना तो दूर की बात, अपने बाप के साथ मिलकर अपनी माँ को और अपने सौतेले भाई की माँ को भी मार डाला, अपनी उस जहनियत से मजबूर होकर जो औरत को सिर्फ एक पैर की जूती समझते। उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्यों किया उसने तुम्हारे साथ? तमाशा बनेगा, थूकेंगे लोग हकारत से हमारे घर की तरफ, हमारी तरफ। क्या जरूरत पड़ी थी सांप को जन्म देने की? मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।